चलिए अभी अपन देखो कैपिटल गेन में 3 रिवीजन लेक्चर्स कंप्लीट कर चुके हैं। लेक्चर नंबर 1 में हमने सेक्शन 54 देखा था। लेक्चर नंबर 2 में आपको याद होगा 54B, 54D, 54EC, 54 डबल ई कंप्लीट किया था। लेक्चर नंबर 3 में बेसिक्स कंप्लीट किए थे, चार्जिंग सेक्शन, डेफिनेशन ऑफ कैपिटल एसेट्स, टाइप ऑफ कैपिटल एसेट्स, फिर इसके बाद शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट, लॉन्ग टर्म, वो भी कंप्लीट हो गया। देन हमने 2 सेक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट किए थे, 46 और 47। क्या क्या कंप्लीट किया था? 46 और 47। तो 46 और 47 में हमने पूरा क्या कंप्लीट किया था? सर्टेन ट्रांजेक्शन्स ट्रीटेड एज ट्रांसफर और सर्टेन ट्रांजेक्शन्स नॉट ट्रीटेड एज ट्रांसफर। अब हम लेक्चर नंबर 4 स्टार्ट कर रहे हैं सेक्शन 48 से। तो अपना देखो सबसे पहला कौन सा कंप्लीट हुआ? 45। तो 45 क्या था? चार्जिंग सेक्शन। वापस समझना, 45 क्या था? चार्जिंग सेक्शन। इसके बाद 46/47 सर्टेन ट्रांजैक्शंस नॉट ट्रीटेड एज ट्रांसफर। फिर 2 सबसेक्शन 47 में हमने काय की डेफिनेशन देखी थी? ट्रांसफर की डेफिनेशन देखी थी। किस चीज की डेफिनेशन देखी थी? ट्रांसफर। 46/47 में क्या देखा था? सर्टेन ट्रांजैक्शंस नॉट ट्रीटेड एज ट्रांसफर। और अब यहां पे हम कैपिटल गेन्स हाउ कंप्यूटेड, सेक्शन कौन सा है? 48। क्या है सेक्शन 48? कैपिटल गेन हाउ कंप्यूटेड। कैपिटल गेन हाउ कंप्यूटेड। अब आपको याद होना चाहिए कैपिटल एसेट्स कितने टाइप के होते हैं? कैपिटल एसेट्स 2 टाइप के होते हैं। फर्स्ट वन इज शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट और सेकेंड वन इज लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट। पूरा हो चुका है ये अपना। फर्स्ट वन इज शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट और सेकेंड वन इज लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट। तो सबसे पहले शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट और दूसरा लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट। शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट को ट्रांसफर करेंगे तो क्या अराइज होगा? शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन ऑब्लिक शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस। इसी तरह से लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन को ट्रांसफर करेंगे तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ऑब्लिक लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस। अब इसे कैलकुलेट कैसे करते हैं? तो सबसे पहले जब भी हम कोई भी कैपिटल एसेट को ट्रांसफर करेंगे तो सबसे फर्स्ट क्या आता है? फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन। सबसे पहले क्या आएगा? फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन। ये भी मैं आगे आपको एक्सप्लेन करूंगा, अभी जस्ट एक रफ फॉर्मेट है। माइनस एक्सपेंसेस ऑन ट्रांसफर। ये जो वैल्यू आएगी ये मेरी वैल्यू क्या कहलाती है? नेट सेल कंसिडरेशन। व्हाट इज नेट सेल कंसिडरेशन? फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन माइनस एक्सपेंसेस ऑन ट्रांसफर इक्वल्स टू नेट सेल कंसिडरेशन। इस नेट सेल कंसिडरेशन में से मुझे क्या माइनस करना है? कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। फिर मुझे क्या माइनस करना है? कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट। फिर मुझे क्या माइनस करना है? कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट। ये जो आएगा फिगर, अगर ये फिगर पॉजिटिव है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और ये फिगर अगर नेगेटिव है शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस। शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? अब देखिए, अब काय की बात आ रही है? लॉन्ग टर्म। फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन माइनस एक्सपेंसेस ऑन ट्रांसफर। असेट ट्रांसफर करने में
एक्सपेंसेस, ये जो फिगर आएगा नेट सेल कंसिडरेशन माइनस, अब देखो शॉर्ट टर्म था तो तब हमने क्या माइनस किया था, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट में कॉस्ट वर्ड की जगह क्या आ जाएगा, इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, फिर इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट। कॉस्ट की जगह क्या आ जाएगा लॉन्ग टर्म में, इंडेक्स, बाकी सारी चीजें क्या रहेंगी, सेम, पॉजिटिव है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। और यही चीज अगर नेगेटिव आती है, लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस, लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस। क्लियर? नोट, कैन क्लेम एग्जेम्पशन, कौन कौन से सेक्शन में, 54, 54B, 54D, EC, 54EE, कैन क्लेम एग्जेम्पशन 54, 54B, 54D, 54EC, 54EE, 54F, 54G, 54GA, 54GB। क्लियर हुआ? ये सारे क्या क्लेम कर सकते हैं, एग्जेम्पशंस ना, डिपेंड करेगा कि शॉर्ट टर्म में मिलते हैं कि लॉन्ग टर्म में। नो डिडक्शन ऑफ सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स, अगर आपने कोई भी सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स पे किया है तो इसका आप कोई भी डिडक्शन क्लेम नहीं कर सकते। अगर आपने क्या पे करके रखा है, सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स, तो आप कोई भी डिडक्शन क्लेम नहीं कर सकते। तो सेक्शन 48 वापस समझना, सेक्शन 48, फिर 48 में क्या पढ़ना है, प्रोविजो। 48 में हमें क्या पढ़ना है, प्रोविजो 1 2 3 4 5 6 और 7, टोटल कितने प्रोविजो हैं, टोटल 7 प्रोविजोज हैं। तो हमें टोटल 7 प्रोविजो कंप्लीट करना है। कितने प्रोविजो कंप्लीट करना है, क्लियर? चलो नोट करो। कैपिटल गेन हाउ कंप्यूटेड, सबसे पहले कैपिटल एसेट, शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट और लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट। शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट को ट्रांसफर करेंगे तो या तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होगा या शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस। लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट को ट्रांसफर करेंगे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन या लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस। जब भी हम एसेट को ट्रांसफर करेंगे तो कुछ अमाउंट हमें रिसीव होगा, वो अमाउंट क्या कहलाएगा, फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन। उसमें से हम माइनस क्या करेंगे, एक्सपेंसेस ऑन ट्रांसफर। जो बैलेंस बचेगा दैट विल बी कॉल्ड नेट सेल कंसिडरेशन। उसमें से हम क्या माइनस करेंगे, बिल्कुल सिंपली कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन और कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट। पॉजिटिव बचा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, नेगेटिव बचा शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस। अगर असेट लॉन्ग टर्म कैपिटल असेट है तो उसको ट्रांसफर करने पे मुझे दो चीज़ें अराइज हो सकती हैं। फर्स्ट वन इज लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन और लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस। फिर वही फंडा, फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन माइनस एक्सपेंसेस ऑन ट्रांसफर, बैलेंस जो बचेगा नेट सेल कंसिडरेशन। अब यहां पे माइनस करते टाइम कॉस्ट की जगह क्या आ जाएगा, इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन और इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट। पॉजिटिव बचा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन और यही चीज अगर नेगेटिव आ जाती है तो लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस। नोट, इसके बाद बंदा या असेसी क्या क्लेम कर सकता है,
एग्जेम्पशन कौन कौन से, 54, 54B, 54D, EC, EE, F, G, GA और GB। कोई भी डिडक्शन आपको किस चीज के अगेंस्ट नहीं मिलेगा, सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स। किस चीज के अगेंस्ट नहीं मिलेगा, सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स। क्लियर हो गया, ये मेरा कौन सा सेक्शन हो गया, 48। अब बेटा 45 क्या है, चार्जिंग सेक्शन। 46 सर्टेन ट्रांजैक्शंस, सॉरी 46 47 सर्टेन ट्रांजैक्शंस नॉट ट्रीटेड एज ट्रांसफर। देन व्हाट इज गिवन इन 48, कैपिटल गेन हाउ कंप्यूटेड, कैपिटल गेन हाउ कंप्यूटेड। क्लियर, डन अपना फर्स्ट पॉइंट। चलो आगे आ जाओ। अब फर्स्ट प्रोविजो टू सेक्शन 48, फर्स्ट प्रोविजो टू सेक्शन 48 थ्योरी के लिए भी इंपॉर्टेंट है, प्रैक्टिकल के लिए भी इंपॉर्टेंट है, और आईसीएसआई इसमें से क्वेश्चंस पूछता ही है, सीएमए में तो आते ही हैं। फर्स्ट प्रोविजो टू सेक्शन 48, कैपिटल गेन इन केस ऑफ नॉन रेसिडेंट। मतलब फर्स्ट प्रोविजो 48 का किसके लिए एप्लीकेबल है, नॉन रेसिडेंट। इन केस ऑफ एन असेसी हु, क्या है वो, नॉन रेसिडेंट, कैपिटल गेन अराइजिंग फ्रॉम ट्रांसफर ऑफ शेयर्स और डिबेंचर्स इन एन इंडियन कंपनी शैल बी कंप्यूटेड बाय कन्वर्टिंग। वापस समझना, 48 प्रोविजो 1 किसके लिए एप्लीकेबल हो रहा है, नॉन रेसिडेंट। नॉन रेसिडेंट क्या ट्रांसफर कर रहा है, शेयर्स और डिबेंचर्स, कहां के, इंडियन कंपनी के। उस पर उसको क्या अराइज हो रहा है, कैपिटल गेन। कैसे करेगा, कन्वर्ट करके। फर्स्ट अ नॉन रेसिडेंट असेसी, कैपिटल एसेट लॉन्ग टर्म भी चलेगा, शॉर्ट टर्म भी चलेगा, लेकिन क्या होना चाहिए, शेयर्स या डिबेंचर्स, किस कंपनी के, इंडियन कंपनी। अक्वायर्ड कैसे किया होगा, बाय यूटिलाइजिंग फॉरेन करेंसी। मतलब 48 प्रोविजो 1 किसके लिए एप्लीकेबल है, नॉन रेसिडेंट। नॉन रेसिडेंट के पास क्या होगा, कैपिटल एसेट, लॉन्ग टर्म भी चलेगा, शॉर्ट टर्म भी चलेगा, शेयर्स और डिबेंचर्स ऑफ इंडियन कंपनी। कैसे एक्वायर किया होगा, बाय यूटिलाइजिंग फॉरेन करेंसी। कैपिटल गेन ऑन ट्रांसफर ऑफ अबव असेट शैल बी कंप्यूटेड एज अंडर। सबसे पहले कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, एक्सपेंडिचर ऑन ट्रांसफर एंड सेल कंसिडरेशन शैल बी कन्वर्टेड इनटू सेम फॉरेन करेंसी as was initially utilized in purchase of shares or debentures, and capital gain computed in such foreign currency shall be reconverted into इंडियन करेंसी। क्लियर, कन्वर्ट करना है। मतलब ये प्रोविजन सबके लिए एप्लीकेबल नहीं है, 48 प्रोविजन 1 सिर्फ किसके लिए है, नॉन रेसिडेंट। अब फोर्थ पॉइंट पे स्टार मार्क करना, फर्स्ट प्रोविजो शैल नॉट अप्लाई वेयर सेक्शन 112A अप्लाई। हम 2 से 3 लेक्चर के बाद एक सेक्शन पढ़ेंगे 112A, तो वहां पे याद रखना है 48 प्रोविजो 1 विल नॉट अप्लाई वेयर सेक्शन 112A अप्लाई। जहां पे भी 112A एप्लीकेबल हो रहा है वहां पे 48 प्रोविजो 1 एप्लीकेबल नहीं होगा। 48 प्रोविजो 1 किसके लिए है, नॉन रेसिडेंट। कैपिटल गेन शैल बी डिटरमाइंड एज अंडर। सबसे फर्स्ट सेल कंसिडरेशन, सबसे फर्स्ट क्या है, सेल कंसिडरेशन। फाइंड सेल कंसिडरेशन इन इंडियन करेंसी। सेल कंसिडरेशन काय में, इंडियन करेंसी, एंड कन्वर्ट इट इनटू फॉरेन करेंसी। सेल कंसिडरेशन काय में निकालना है, इंडियन करेंसी, उसको काय में कन्वर्ट करना है, फॉरेन करेंसी। किस रेट पर, एट एवरेज एक्सचेंज रेट ऑन डेट ऑफ ट्रांसफर। ध्यान देना, एवरेज एक्सचेंज रेट निकालना और किस दिन का रेट लेंगे, डेट ऑफ ट्रांसफर। क्लियर। अब सेकेंड पॉइंट देखिए, एक्सपेंसेस ऑन ट्रांसफर। फाइंड एक्सपेंडिचर ऑन ट्रांसफर इन इंडियन करेंसी, एंड इसे भी काय में कन्वर्ट करना है, फॉरेन करेंसी, एट एवरेज एक्सचेंज रेट। किस दिन का, डेट ऑफ ट्रांसफर, नॉट ऑन द डेट व्हेन एक्सपेंडिचर वाज इनकर्ड। याद रखना, एमसीक्यू का क्वेश्चन है। क्लियर हुआ, वापस समझना, एक्सपेंडिचर ऑन ट्रांसफर को भी निकालना है, इंडियन करेंसी को काय में कन्वर्ट करना है, फॉरेन करेंसी में, एट एवरेज एक्सचेंज रेट। किस दिन का एवरेज एक्सचेंज रेट लेना है, ऑन डेट ऑफ ट्रांसफर, ना कि किस दिन का, जिस दिन वो खर्चा हुआ है। क्लियर। थर्ड, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। फाइंड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन काय में, इंडियन करेंसी, और वापस उसे काय में कन्वर्ट करना है,
it into foreign currency at average exchange rate on the date of acquisition. वापस समझना, सेल के खर्चे को, सेल कंसिडरेशन को कन्वर्शन का डेट ऑफ ट्रांसफर, एक्सपेंडिचर ऑन ट्रांसफर डेट ऑफ ट्रांसफर, एवरेज एक्सचेंज रेट किस दिन का, कॉस्ट का, कब का, डेट ऑफ एक्विजिशन. अब जो निकलेगा वो कैपिटल गेन काय में निकलेगा, फॉरेन करेंसी. तो कैपिटल गेन कैसे निकालेंगे, फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन माइनस एक्सपेंसेस ऑन ट्रांसफर माइनस कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन. क्लियर. अब लास्ट टैक्सेबल कैपिटल गेन. अब क्या निकालेंगे हम, टैक्सेबल कैपिटल गेन. कैपिटल गेन सो कैलकुलेटेड. अब ये इंडियन करेंसी में होगा कि फॉरेन करेंसी में, ये पूरा काय में होगा, फॉरेन करेंसी. विल बी रिकन्वर्टेड इनटू इंडियन करेंसी. इसको रिकन्वर्ट करेंगे काय में, इंडियन करेंसी. काय पे, एट बाइंग रेट ऑन डेट ऑफ ट्रांसफर. क्वेश्चन में आपको दिया रहेगा बाइंग रेट, सेलिंग रेट ऑन डेट ऑफ ट्रांसफर. अब देखो, एवरेज एक्सचेंज रेट, इट इज द एवरेज ऑफ टेलीग्राफिक ट्रांसफर बाइंग रेट एंड टेलीग्राफिक ट्रांसफर सेलिंग रेट. क्लियर हुआ. बाइंग रेट, it is a telegraphic transfer buying rate of such currency. Telegraphic transfer buying oblique selling rate in relation to a foreign currency is a rate of exchange adopted by State Bank of India for purchasing oblique selling such currency where such currency is made available by that bank through telegraphic transfer. आपको अभी सिर्फ इतना याद रखना है, बाइंग रेट, सेलिंग रेट और एवरेज रेट. बाइंग रेट, सेलिंग रेट और एवरेज एक्सचेंज रेट. क्लियर. तो 48 प्रोविजो 1 किसके लिए है, नॉन रेसिडेंट. नॉन रेसिडेंट के पास क्या होना चाहिए, शेयर्स और डिबेंचर्स इंडियन कंपनी के. शॉर्ट टर्म भी चलेगा, लॉन्ग टर्म भी चलेगा. 48 प्रोविजो 1 कहाँ पे एप्लीकेबल नहीं होगा, जहाँ पे सेक्शन 112A एप्लीकेबल हो रहा है. जहाँ पे सेक्शन 112A एप्लीकेबल हो रहा है वहाँ पे 48 प्रोविजो 1 एप्लीकेबल नहीं है. क्लियर. कंप्लीट यहां तक. अब देखो 48 प्रोविजो 2, इंडेक्सेशन. दिस प्रोविजो इज नॉट एप्लीकेबल वेयर फर्स्ट प्रोविजो अप्लाई. मतलब नॉन रेसिडेंट के शेयर्स और डिबेंचर्स हैं तो उसको आप इंडेक्स नहीं कर सकते. क्यों, क्योंकि 48 प्रोविजो 2 एप्लीकेबल नहीं है. सेकेंड प्रोविजो शैल नॉट अप्लाई वेयर सेक्शन 112A अप्लाई. दो चीजें याद रखना. 48 प्रोविजो 2 में क्या बोला है कि कॉस्ट को क्या करना है, इंडेक्स. तो कुछ चीजें याद रखना है. 48 प्रोविजो 2 कहां कहां एप्लीकेबल नहीं है, 48 प्रोविजो 1 और सेक्शन 112A. क्लियर. थर्ड, वेयर कैपिटल गेन अराइज फ्रॉम ट्रांसफर ऑफ लॉन्ग टर्म कैपिटल असेट. कैपिटल गेन कब अराइज हो रहा है, लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट. देन फॉर पर्पज ऑफ कंप्यूटिंग कैपिटल गेन, इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन शैल बी टेकन इंस्टीड ऑफ कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन और इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट शैल बी टेकन एज कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट. क्लियर हुआ. मतलब जब भी कैपिटल गेन क्या है, लॉन्ग टर्म, तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन की जगह क्या आ जाएगा, इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन. कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट की जगह क्या आ जाएगा, इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट. मतलब कॉस्ट को हम क्या करेंगे, इंडेक्स, इंप्रूवमेंट को भी क्या करेंगे, इंडेक्स प्रेजेंट प्राइस में. लेकिन ये दो चीजें कहां पे नहीं होंगी, जहां 48 प्रोविजो 1 प्लस 112A एप्लीकेबल है. डन. इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन. Index cost of acquisition means cost of acquisition as discussed in short term capital gain adjusted according to price level of the year of sale. As per explanation to 48, index cost of acquisition is an amount which bears to cost of acquisition same proportion as cost inflation index. Indexing किसके हिसाब से करना है, cost inflation index for the year in which asset transferred bear to cost inflation index for the first year in which asset was held by the assessee or for the year beginning on 1/4/2001 whichever is later. कैसे करेंगे, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन निकालेंगे इनटू जिस साल आप ट्रांसफर कर रहे हैं उसके इंडेक्स से मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइड किस साल के इंडेक्स से, इंडेक्स ऑफ द ईयर ऑफ एक्विजिशन. इंडेक्स ऑफ द ईयर ऑफ एक्विजिशन मतलब
प्रेजेंट कॉस्ट में लेके आएंगे। किस कॉस्ट में लेके आएंगे? आज के कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स के हिसाब से, लेकिन शॉर्ट टर्म को नहीं, सिर्फ किसको? लॉन्ग टर्म। अब ऐसी तीन चीजें बताओ जहां पे इंडेक्सिंग नहीं होगी। शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट फर्स्ट, सेकंड 48 प्रोविजो 1, दूसरा 112 ए। इंडेक्स करना ये कहां पे दिया हुआ है? 48 प्रोविजो 2। इंडेक्स कॉस्ट ऑफ improvement. Index cost of improvement means cost of improvement as discussed in short term capital gain adjusted according to price level of the year of sale. As per explanation same रहेगा। किसके हिसाब से इंडेक्स करेंगे? कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स। इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट इक्वल्स टू कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट इन इंडेक्स ऑफ द ईयर ऑफ ट्रांसफर डिवाइडेड बाय इंडेक्स ऑफ द ईयर ऑफ इंप्रूवमेंट। जिस साल आपने इंप्रूव किया होगा उस साल का कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स। क्लियर? कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स इन रिलेशन टू प्रीवियस ईयर मींस सच इंडेक्स एज सेंट्रल गवर्नमेंट हैविंग रिगार्ड टू 75% ऑफ एवरेज राइज इन consumer price index urban for immediately preceding previous year to such previous year by notification in official gazette। कौन अनाउंस करता है? सेंट्रल गवर्नमेंट। किसके बेस पे रहता है? एवरेज राइज इन कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स अर्बन। अब देखो इंडेक्स कब से आया? 12 में इंडेक्स कितना था? 100। और आज का कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स कितना है? 289। क्लियर हुआ? तो हमको प्रीवियस ईयर 18-19 का, तो सॉरी प्रीवियस ईयर 19-20 का इंडेक्स कितना है? 289। और प्रीवियस ईयर 1-2 का इंडेक्स कितना है? 100। बाकी क्वेश्चन में सारा डिटेल दिया रहता है, ये याद करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। बस आप जब भी आप क्वेश्चंस बनाएंगे तो ये शीट आगे रखना, तो आपको कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स ढूंढने में प्रॉब्लम नहीं होगी। क्लियर? तो कितने प्रोविजो हो गए? 48 प्रोविजो 1 और 48 प्रोविजो 2। 48 प्रोविजो 1 और 48 प्रोविजो 2। चलिए अब 48 प्रोविजो 3। थर्ड प्रोविजो टू सेक्शन 48, फर्स्ट एंड सेकंड प्रोविजो टू सेक्शन 48 नॉट टू अप्लाई, provided also that nothing contained in first and second proviso shall apply to capital gain arising from transfer of a long term capital asset being equity share in a company, unit of an equity oriented fund or business trust referred। अब भी मैंने क्या बताया? 48 प्रोविजो 3 में क्या बोल रहा है? 48 प्रोविजो 3 में क्या बोल रहा है कि फर्स्ट एंड सेकंड प्रोविजो टू सेक्शन 48 नॉट टू अप्लाई। ऊपर मैंने लिख दिया, अपने पॉइंट्स में लिख के रखा है ना, तो अपने को याद रखना है कि 112 ए में दो प्रोविजो एप्लीकेबल नहीं है, 48 प्रोविजो 1 और 48 प्रोविजो 2। ये कहां लिखा हुआ है? थर्ड प्रोविजो टू सेक्शन 48। 48 प्रोविजो 1 क्या बता रहा है? नॉन रेसिडेंट। 48 प्रोविजो 2 इंडेक्स। 48 प्रोविजो 3 क्या बोल रहा है? 48 प्रोविजो 3 में बोला जा रहा है कि 48 प्रोविजो 1 और 48 प्रोविजो 2 नॉट एप्लीकेबल इन केस ऑफ सेक्शन 112 ए। क्या आता है 112 ए में, वो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। क्लियर? तीनों प्रोविजो क्लियर है? फोर्थ प्रोविजो टू सेक्शन 48, फोर्थ प्रोविजो टू सेक्शन 48, बेनिफिट ऑफ इंडेक्सेशन इज नॉट अवेलेबल फॉर बॉन्ड्स और डिबेंचर्स को हम कभी भी इंडेक्स नहीं करेंगे। बॉन्ड्स और डिबेंचर्स में हम क्या लेके चलेंगे? कॉस्ट ऑफ एनी कंपनी, वेदर पब्लिक सेक्टर कंपनी और एनी अदर कंपनी। लेकिन इंडेक्सेशन बेनिफिट इज अवेलेबल इन केस ऑफ कैपिटल इंडेक्स बॉन्ड और सोवरजिन गोल्ड बॉन्ड्स। फोर्थ प्रोविजो क्या बोल रहा है कि हम कभी भी बॉन्ड्स और डिबेंचर्स को क्या नहीं करेंगे? इंडेक्स। हम कभी भी किसको इंडेक्स नहीं करेंगे? बॉन्ड्स और डिबेंचर्स को। वापस समझना, फोर्थ प्रोविजो क्या बोल रहा है? हम कभी भी किसको इंडेक्स नहीं करेंगे? बॉन्ड्स और डिबेंचर्स। लेकिन सिर्फ दो बॉन्ड्स और डिबेंचर्स को हम इंडेक्स कर सकते हैं। पहला कौन सा हो गया? कैपिटल इंडेक्स बॉन्ड्स, और दूसरा क्या हो गया? सोवरजिन गोल्ड बॉन्ड्स। पहला कौन सा हो गया? कैपिटल इंडेक्स बॉन्ड, और दूसरा कौन सा हो गया? सोवरजिन गोल्ड बॉन्ड्स।
क्या रिलायंस के बॉन्ड्स को इंडेक्स कर सकते? किसी भी बॉन्ड्स और डिबेंचर्स को इंडेक्स नहीं करेंगे, 48 प्रोविजो 1 में साफ लिखा है। लेकिन वहां पे एक और चीज लिखी हुई है कि हम किनको इंडेक्स कर सकते हैं, कैपिटल इंडेक्स बॉन्ड्स और सोवरजिन गोल्ड बॉन्ड्स। क्लियर? अब देखो क्या दिया है, 48 फिफ्थ प्रोविजन टू सेक्शन 48 प्रोवाइडेड ऑल्सो दैट इन केस ऑफ असेसी, थ्योरी के लिए ही है। और क्या है असेसी? नॉन रेसिडेंट एनी गेन अराइजिंग ऑन अकाउंट ऑफ एप्रिसिएशन ऑफ रुपी अगेंस्ट फॉरेन करेंसी एट द टाइम ऑफ रिडम्पशन ऑफ अ रुपी डिनोमिनेटेड बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड? रुपी डिनोमिनेटेड बॉन्ड। किस कंपनी का? इंडियन कंपनी। हेल्ड बाय हिम शैल बी इग्नोर्ड फॉर द पर्पज ऑफ कंप्यूटेशन ऑफ फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन अंडर दिस सेक्शन। मैं ज्यादा यहां पे प्रैक्टिकल नहीं ले क्योंकि सीएस एग्जीक्यूटिव लेवल के लिए नहीं है। आप सिंपल याद रखो, असेसी है नॉन रेसिडेंट और गेन काय में अराइज हो रहा है? एप्रिसिएशन ऑफ रुपी अगेंस्ट फॉरेन करेंसी एट द टाइम ऑफ, जब आप बॉन्ड को रिडीम करा रहे हो। कौन से बॉन्ड को? रुपी डिनोमिनेटेड बॉन्ड। किस कंपनी का? इंडियन कंपनी। उसको टोटली क्या करना है? इग्नोर। सिक्स प्रोविजन टू सेक्शन 48 फेयर मार्केट वैल्यू ऑन द डेट ऑफ ट्रांसफर, डेट ऑफ गिफ्ट और इररिवोकेबल ट्रस्ट शैल बी ट्रीटेड एज फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन। उसको क्या माना जाएगा? फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन। सेवन प्रोविजन टू सेक्शन 48 securities transaction tax not allowed as deduction at the time of sale, not treated as transfer expenses at the time of purchase, not added back to cost of acquisition। तो आपको ये कितने प्रोविजोस ध्यान में रखना है? 7 प्रोविजो। कितने ध्यान देना है? 7 प्रोविजो। क्लियर? चलो, फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन। इट रेफर्स टू, क्या बोला है? सेल वैल्यू इन फॉर्म ऑफ मनी और मनीज वर्थ। मनीज वर्थ मतलब काइंड। कंसिडरेशन इन इंस्टॉलमेंट, इन केस कंसिडरेशन इज रिसीवेबल इन इंस्टॉलमेंट इन डिफरेंट ईयर, एंटायर वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन शैल बी टैक्सेबल इन द ईयर ऑफ ट्रांसफर। मान लो मैंने 50 लाख की प्रॉपर्टी सेल की, मुझे 25 इस साल मिल रहे हैं, 25 अगले साल मिल रहा है। तो ऐसा नहीं कि मैं 25 पे कैपिटल गेन कैलकुलेट करूंगा। मैं कैपिटल गेन किस अमाउंट पे कैलकुलेट करूंगा? फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन। भलाई मुझे अमाउंट कैसे मिल रहा है? इंस्टॉलमेंट में। भलाई मुझे कैपिटल अमाउंट कैसे मिल रहा है? इंस्टॉलमेंट में। फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन माइनस एक्सपेंसेस ऑफ ट्रांसफर। जो अमाउंट आएगा वो अमाउंट क्या कहलाएगा? नेट सेल कंसिडरेशन। वो क्या कहलाएगा? नेट सेल consideration। full value of consideration minus expenses on transfer is equals to net sale consideration। clear? कोई डाउट? क्लियर हुआ? चलो, थर्ड। अब कौन सा सेक्शन आ गया? 50D। क्या बोला है? फेयर मार्केट वैल्यू deemed to be full value of consideration in certain cases। सेक्शन 50D मुझे क्या बोल रहा है? 50D बोल रहा है कि फेयर मार्केट वैल्यू को ही क्या माना जाएगा? डीम्ड टू बी फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन इन सर्टेन केसेस।
where consideration received or accruing as a result of transfer of a capital asset by an assessee, ध्यान देना क्या लिखा है, is not ascertainable or cannot be determined. दो चीजें ध्यान देना, फर्स्ट क्या हो गया, not ascertainable, और सेकेंड कैन नॉट बी डिटरमाइंड. देन फॉर पर्पज ऑफ कंप्यूटिंग इनकम चार्जेबल टू टैक्स एज कैपिटल गेन, फेयर मार्केट वैल्यू, फेयर मार्केट वैल्यू को ही हम क्या मान लेंगे, फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन, फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन. कब हम फेयर मार्केट वैल्यू को फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन निकालेंगे, जब कंसिडरेशन क्या है, नॉट असर्टेनेबल और कैन नॉट बी डिटरमाइंड. डन. चलो नेक्स्ट, अब फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन में से क्या माइनस करते हैं, एक्सपेंसेस ऑन ट्रांसफर. इट मींस एनी एक्सपेंडिचर इनकर्ड होली एंड एक्सक्लूसिवली इन कनेक्शन विद ट्रांसफर सच एज ब्रोकरेज हो सकता है, कमीशन इनकर्ड फॉर सिक्योरिंग बायर, कॉस्ट ऑफ स्टैंप एंड रजिस्ट्रेशन फी बाय द वेंडर, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस एक्सेट्रा इज रिड्यूस फ्रॉम सेल कंसिडरेशन टू गेट नेट सेल कंसिडरेशन. क्लियर हुआ. फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन में से क्या माइनस करेंगे, एक्सपेंसेस ऑन ट्रांसफर, जो बैलेंस बचेगा वो क्या कहलाएगा, नेट सेल कंसिडरेशन. पॉइंट टू बी नोटेड, एक्सपेंडिचर मस्ट बी नेसेसरी टू इफेक्ट ट्रांजैक्शन एंड शुड नॉट बी वेग, मतलब रियल होना चाहिए. एक्सपेंडिचर ऑन ट्रांसफर में बी इनकर्ड prior to or after completion of transfer. If expenditure has been allowed as deduction under any other heads of income, then same cannot be claimed as deduction under section 48. अब ध्यान देना काहे की बात हो रही है, नोट करना, एक्सपेंसेस ऑन ट्रांसफर. अब याद रखो एक्सपेंसेस ऑन ट्रांसफर दो टाइप के होंगे. पहला खर्चा आपने कब किया होगा, परचेज, एडेड टू कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, एडेड टू कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन. दूसरा कब का होगा, सेल, डिडक्टेड कहां से, फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन, किस चीज के लिए, नेट सेल कंसिडरेशन, deducted from full value of consideration to arrive at net sale consideration. क्लियर. चलो नेक्स्ट देखो, व्हाट इज कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, सेक्शन 55 सबसेक्शन 2. कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ एन एसेट इज वैल्यू for which it was
acquired by the assessee. What is cost of acquisition? assessee जिस प्राइस पे एसेट को अक्वायर करता है, परचेज करता है, वो प्राइस क्या कहलाएगी? कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन. एक्सपेंसेस ऑफ कैपिटल नेचर फॉर कंप्लीटिंग और acquiring the title to the property are includable in cost of acquisition. परचेज करते टाइम कोई भी खर्चा अगर करते हैं कैपिटल नेचर का, परचेज करते टाइम कोई भी खर्चा अगर करते हैं कैपिटल नेचर का, तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन में क्या हो जाएगा? एड. थर्ड पॉइंट देखना, सम पेड फॉर डिस्चार्ज ऑफ मॉर्गेज डेप्ट टू क्लियर चार्ज ओवर प्रॉपर्टी क्रिएटेड बाय प्रीवियस ओनर इज अ पार्ट ऑफ कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन. मेरे फादर ने एक फ्लैट लिया था 50 लाख का, क्लियर, बहुत पहले. उस 50 लाख के फ्लैट पे उन्होंने 10 लाख का मॉर्गेज लोन ले लिया, क्लियर. फिर वो प्रॉपर्टी फादर से मेरे पास आई और मैंने वो लोन क्लियर किया. जो मॉर्गेज लोन था वो मेरे पापा ने क्लियर नहीं किया, मैंने क्लियर किया. तो जितना अमाउंट मैं पे करूंगा वो मेरे लिए क्या हो जाएगा? कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, क्लियर. फादर ही लोन क्लियर कर देते और मेरे पास आता, तब कॉस्ट टू द प्रीवियस ओनर वो अलग है. अभी मेरे लिए रहता क्या? कुछ नहीं. मैं जितना पे करूंगा वो मेरे लिए क्या हो जाएगा? कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन. लिटिगेशन एक्सपेंडिचर किसने इनकर किए? शेयर होल्डर ने. किस चीज के लिए? टू गेट शेयर रजिस्टर्ड इन हिज नेम विल फॉर्म पार्ट ऑफ कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ शेयर्स, क्लियर. अब ध्यान देना, कुछ सिचुएशंस हैं, ये प्रैक्टिकल के लिए बहुत ज़रूरी है. अब सबसे पहले आप इस चीज़ पे ध्यान दो कि कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स कब से आया है? 2001-2 में कितना था? 100. और 1920 में कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स कितना है? 289. कैपिटल asset become property of an assessee before 1/4/2001. कैपिटल असेट असेसी के पास कब आया? 1/4/2001 से पहले. अब हम यहां क्या करेंगे? कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन टू द असेसी और फेयर मार्केट वैल्यू कब की? एज ऑन 1/4/2001 एट द ऑप्शन ऑफ असेसी. मैंडेटरी नहीं, एट द ऑप्शन ऑफ असेसी, विच एवर इज हायर. जो ज्यादा है वो ऑप्ट करेंगे. पर ये वाला फंडा कब लगेगा? जब कैपिटल असेट कब अक्वायर किया है? 1/4/2001 से पहले. तब क्या फंडा रहेगा? कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन और फेयर मार्केट वैल्यू कब की? एज ऑन 1/4/2001, विच एवर इज मोर, क्लियर. कैपिटल असेट बिकम प्रॉपर्टी ऑफ एन assessee ऑन और आफ्टर 1/4/2001. अब यहां पे कैपिटल एसेट कब आया? ऑन और आफ्टर. तो यहां पे फेयर मार्केट वैल्यू का फंडा नहीं लगेगा. कॉस्ट इनकर्ड बाय द असेसी, कॉस्ट इनकर्ड बाय द असेसी. अब थर्ड देखो, कैपिटल एसेट बिकम प्रॉपर्टी ऑफ प्रीवियस ओनर बिफोर 1/4/2001 एंड ट्रांसफर्ड टू द असेसी बाय एनी मोड अंडर सेक्शन 49(1). यहां पे कैपिटल एसेट किसने लिया? प्रीवियस ओनर ने. कब लिया? 1/4/2001 के पहले. और असेसी के पास किस मोड में आया? 49(1). अब क्या लेंगे? कॉस्ट टू द प्रीवियस ओनर और फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ द असेट एज ऑन 1/4/2001 एट द ऑप्शन ऑफ असेसी, विच एवर इज हायर, क्लियर. When cost of acquisition of previous owner cannot be ascertained, अब हम यहां क्या लेंगे? fair market value on the date on which capital asset become property of previous owner shall be considered. Fair market value in relation to capital asset means price that capital asset would ordinarily fetch on sale in open market on relevant date, and where price referred above is not ascertainable, price is to be determined as per income tax rule, clear. चलो अब नेक्स्ट देखो क्या लिखा है. कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट. अभी हमने क्या डिस्कस किया? कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन. अब हम क्या देख रहे हैं? कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट. पहले हमने क्या देखा? कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन. और अब हम क्या देख रहे हैं? कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट. कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट क्या है? एक कैपिटल एक्सपेंडिचर है, असेसी करता है इन मेकिंग एनी
एडिशन ऑब्लिक इंप्रूवमेंट टू द कैपिटल एसेट. इट ऑल्सो इंक्लूड्स कोई भी ऐसा खर्चा incurred to protect or complete the title to capital asset or to cure such title. Any expenditure जो asset की value को क्या करता है, increase करता है, would be treated as cost of improvement. Third point बहुत ध्यान देना, expenditure incurred before 1st April 2001 is not considered. ऐसा क्यों है, अब रीज़न समझना. 1/4/2001 से पहले मान लो 96 में आपने कैपिटल एसेट परचेज किया, तो ये उसका क्या हो गया, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन. 99 में इंप्रूवमेंट के खर्चे किए, क्लियर. और 2001 को जब फेयर मार्केट वैल्यू निकलेगी तो ये मान के चलना उसके अंदर कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट भी क्या रहेगा, इंक्लूड रहेगा. असेसिंग ऑफिसर ऐसी वैल्यू नहीं निकालेगा, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन की अलग एफएमवी निकाल के दे रहा है, वो पूरे एसेट की वैल्यू निकाल के देगा. इसीलिए 1/4/2001 से पहले कोई भी अगर इंप्रूवमेंट के खर्चे किए जाते हैं तो उसको टोटली क्या किया जाता है, इग्नोर, नॉट कंसिडर्ड. क्लियर. कोई डाउट? चलो 7 बेटा लिख लेना, वेरी इंपॉर्टेंट. 100% क्वेश्चन मिलेगा यहां से. इंडेक्सेशन इज नॉट अवेलेबल इन केस ऑफ, हमने अभी तक क्या पढ़ा था, लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट को हमेशा क्या करते हैं, इंडेक्स. हमने अभी तक क्या पढ़ा था, लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट को हमेशा क्या करते हैं, इंडेक्स. लेकिन कुछ केसेस ऐसे होते हैं जहां पे लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट्स को इंडेक्स नहीं किया जाता. फर्स्ट, ट्रांसफर ऑफ बॉन्ड्स और डिबेंचर्स, लेकिन किसको छोड़कर, कैपिटल इंडेक्स बॉन्ड इशूड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और सोवरजिन गोल्ड बॉन्ड इशूड बाय आरबीआई अंडर सोवरजिन गोल्ड बॉन्ड स्कीम. पढ़ चुके ये प्रोविजो में. सेकेंड, स्लम सेल, सेक्शन 50B, शेयर्स और डिबेंचर्स इंडियन कंपनी परचेज बाय अ नॉन रेसिडेंट इन फॉरेन करेंसी. 48 प्रोविजो 1, यूनिट्स परचेज्ड इन फॉरेन करेंसी by assessee covered under section 115AB. Transfer of bonds or debentures purchased in foreign currency, assessee covered under section 115AC. Global depository receipt, resident employee कौन सी कंपनी का, इंडियन कंपनी. Foreign institutional investor under section 115AD. Foreign exchange asset by non-resident अंडर सेक्शन 115AD और 112A. याद रखना 112A इस बार बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा. इनको क्या नहीं किया जाता, इंडेक्स नहीं किया जाता. इनको क्या नहीं किया जाता, इंडेक्स नहीं किया जाता. क्लियर. कॉस्ट ऑफ असेट टू द previous owner, cost of asset to the previous owner. Section 49 subsection 1, the cost to the previous owner is deemed to be the cost of acquisition to the assessee in cases where capital asset become property of assessee under any mode of transfer described below. First, acquisition of property on any distribution of asset on total or partial partition of HUF. बिल्कुल सिंपल. HUF ने एसेट परचेज किया होगा, पार्टीशन हुआ, एसेट किसको मिली, मेंबर. एसेट आ गई मेंबर के पास, नॉट ट्रीटेड एज ट्रांसफर. 46 और 47 कॉस्ट किसकी लेंगे, प्रीवियस ओनर. एक्विजिशन ऑफ प्रॉपर्टी अंडर गिफ्ट और विल या सक्सेशन, इनहेरिटेंस और डिवोल्यूशन. थर्ड, एमलगेमेशन. फोर्थ, कन्वर्शन ऑफ प्राइवेट कंपनी ऑब्लिक अनलिस्टेड कंपनी इनटू LLP, conversion of firm oblique sole proprietor concern into company. यहां पे हमेशा हम क्या लेके चलेंगे, कॉस्ट टू द प्रीवियस ओनर. यहां पे हम हमेशा क्या लेके चलेंगे, कॉस्ट टू द प्रीवियस ओनर. सेक्शन कौन सा लगेगा, 49(1). व्हाट इज 45, चार्जिंग सेक्शन. 47 certain transactions not treated as transfer. 48 capital gain how computed. अब क्या है, 49 cost to the previous owner. Following points should duly considered. Following points should duly considered. Where previous owner has acquired the property in aforesaid manner. Previous owner of the property means last previous owner
who acquired the property by means other than those discussed above. Cost of any improvement of asset borne by previous owner will be added. अगर कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट का खर्चा किसने किया है, प्रीवियस ओनर, तो उसको भी कंसिडर किया जाएगा. थर्ड पॉइंट, सी पॉइंट पे स्टार देखो. In order to find out whether capital asset is short term or long term in above cases, period of holding of previous owner shall be taken into consideration. Benefit of indexation will be available from the year in which asset was first held by current owner. ये तो मेरा पहला पॉइंट हो गया. Benefit of indexation will be available from the year in which asset was first held by current owner. However, in case of CIT versus Manjula Jesha, Honorable Bombay High Court held that index benefit is available from the year in which asset was acquired by previous owner or for the year beginning on first day of April 2001, whichever is later. whichever is later. क्लियर हुआ? अब मैं आपको 3 क्वेश्चंस करा के दे रहा हूँ, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है कैपिटल गेन के. ये अगर आपके हो गए तो आगे जितने भी 45(1)(a), 45(2), 45(3), 45(4), 45(5), 45(5)(a, मतलब आप पूरा कैपिटल गेन में ये 3 क्वेश्चन के बेसिस पे ही कंप्यूटेशन आएगा. फिर अपने को मेन क्रक्स देखना है कि हाँ इस जगह ये लेना था, इस जगह ये लेना है. तो क्वेश्चन प्रॉपर वे में मेरे साथ आप सॉल्व करिए. चलो पहले एक बार प्रॉब्लम नंबर 1. X purchases a house property for rupees 76,000 on June 30, 1977. बंदे ने प्रॉपर्टी कब परचेज किया? जून 30, 1977. फॉलोइंग एक्सपेंसेस आर इनकर्ड. अब फर्स्ट देखो, कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ फर्स्ट फ्लोर इन 85, 86. तो ये क्या है? इंप्रूवमेंट के खर्चे हैं. काय के खर्चे हैं? इंप्रूवमेंट नील. क्यों? 1/4/2001 से पहले जितने भी कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट के खर्चे उन्हें टोटली क्या करना है? इग्नोर. 3/4 कंसिडर करेंगे. 12/13 इसे भी कंसिडर करेंगे. फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी ऑन April 1, 2001 इज 4,50,000. हमने क्या पढ़ा था? कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन और फेयर मार्केट वैल्यू, विच एवर इज मोर. हाउस प्रॉपर्टी सोल्ड बाय एक्स on June 15, 2019 for rupees 99,50,000. Expenses incurred on transfer 10,000. X का कंप्यूटेशन है प्रीवियस ईयर 1920. क्लियर? $99,50,000 माइनस क्लियर. अब नेट सेल लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट है. कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कितना है? कब का है कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन? $36, 1977. क्लियर. फेयर मार्केट वैल्यू 1/4/2001. क्लियर. कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन हम क्या लेंगे? कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन और फेयर मार्केट वैल्यू विच एवर इज मोर. तो अब हम इसको क्या करेंगे? इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन. तो कितनी आ जाएगी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन? 4,50,000. आपने किस साल ट्रांसफर किया? 1920. अब 1920 का इंडेक्स कितना है? 289. आपने असेट परचेज कब किया था? 36, 1977. क्या उस साल कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स था? नहीं था. तो बेस ईयर क्या लेंगे?
289 divided by 100. एक बार और चेक कर लेता हूं. क्लियर. अब देखो नेक्स्ट. इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट. अब इंप्रूवमेंट के खर्चे एक दिया हुआ है कि दो दिए हैं भाई. 85 86 उसे टोटली इग्नोर करना है. क्यों? 1/4/2001 से पहले. अब 3/4 का इंडेक्स. अब देखो कॉस्ट इन्फ्लेशन खर्चा कितना है. डेट ऑफ ईयर ऑफ ट्रांसफर डिवाइडेड बाय किस साल आपने कंस्ट्रक्शन किया. 3/4. अब 3/4 का इंडेक्स कितना है. 3/4 का इंडेक्स कितना है. 109. 3,40,000 इंटू 289 डिवाइडेड बाय 109. 901,468. क्लियर. फिर इसके बाद भी हमने खर्चा किया था इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट. कितने का खर्चा है. 2 लाख. किस साल असेट ट्रांसफर हो रहा है. 289 डिवाइडेड बाय किस साल का एक्सपेंस है. 1213 का इंडेक्स कितना दिया हुआ है. 200. 4,19,000. लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 73,18,982. करिए कॉपी.
क्लियर? डन? चलिए, हमारा कौन सा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया? फर्स्ट। अब आ जाइए प्रॉब्लम नंबर सेकेंड। X sells following capital assets during previous year 1920 नॉन लिस्टेड शेयर्स। अब किसको ट्रांसफर किया है? नॉन लिस्टेड शेयर्स 24 लाख और इमूवेबल प्रॉपर्टी 6,80,000। अब दोनों में मुझे याद रखना है कि यहां दोनों में मेरा, वापस सुनना, यहां दोनों में पीरियड ऑफ होल्डिंग कितना है? 24 मंथ्स। सॉरी, डेट ऑफ एक्विजिशन 2356, कॉस्ट 290, 18,000, कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट इनकर्ड इन 16-17, 70,000। किसका कंप्यूटेशन है? एक्स, प्रीवियस ईयर 1920, AY 2021, फर्स्ट कॉलम अनलिस्टेड शेयर्स और दूसरा हाउस प्रॉपर्टी। तो सबसे पहले हम क्या लेंगे? फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन। कितना है फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन अनलिस्टेड शेयर्स का? 24 लाख और हाउस प्रॉपर्टी का 6,80,000 माइनस एक्सपेंसेस ऑन ट्रांसफर। दिया है क्या? ये क्या आ जाएगा मेरा? नेट सेल कंसिडरेशन। तो नेट सेल कंसिडरेशन लॉन्ग टर्म है दोनों। इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। अब देखो, सबसे पहले मैं शेयर्स का, तो कॉस्ट कितनी थी? इंटू 289। आपने शेयर्स अक्वायर कब किए थे? 23। तो 23 का इंडेक्स कितना है? 105। 7,98,190। ये मेरा क्या आ गया? लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। कितना? 16,01,810। अब इसके बाद मुझे क्या ट्रांसफर करना है? HP ट्रांसफर किया। अब HP का मैं क्या निकालूंगा? इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। काय का? HP का। तो कॉस्ट कितनी है? कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन देखो, इंटू 289। कब अक्वायर किए प्रॉपर्टी? 56। अब 56 का इंडेक्स 117 कितना आएगा? 44,462। तो इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन 44,462। क्लियर? अब यहां पे मैं एक और चीज निकालूंगा, इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट। अब भाई, इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट का खर्चा कितना है? इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट एक्सपेंस कितना है? 289 डिवाइडेड बाय, किस साल आपने इंप्रूवमेंट के एक्सपेंसेस किए? इंप्रूवमेंट के एक्सपेंसेस 16-17। तो 16-17 का इंडेक्स 264। 76,629। 76,629 ये आपका क्या आ गया? इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट। माइनस करने के बाद 5,58,909 5,58,909
58,909. क्लियर? 5,58,909. डन यहां तक? अब टोटल लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कितना हो जाएगा, दोनों को ऐड कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, टोटल लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, टोटल लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 21,60,719. करिए कंप्लीट। क्लियर? सेकंड। चलिए अब आ जाओ प्रॉब्लम नंबर थर्ड। क्लियर? तो थर्ड क्वेश्चन आपका होमवर्क, इसे मैं डिस्कस करूंगा रिवीजन लेक्चर नंबर 5 के स्टार्टिंग में। क्लियर? बस आज इतना ही। डन? चलिए।